सारनाथ में बौद्ध भिक्षुओं के साथ सौतेला व्यवहार मोदी सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, बहुत ही चिंतनीय विषय है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारत देश है वो भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत देश में हर किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का, पूजा करने का या कह लो जो भी वो एक्टिविटी करना चाहता है, हर प्रकार की स्वतंत्रता है। लेकिन आज भारतीय संविधान को मानने वाले लोगों की संख्या सत्ता में या प्रशासन में बैठे हुए लोगों की संख्या बहुत ही कम है। ज्यादातर ऐसे लोग शासन सत्ता में आ चुके हैं जो भारतीय संविधान को इग्नोर करते हैं और अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और इसी पॉइंट को लेकर के आज आपके बीच में हम हैं। साथियों, आप सभी को पता होगा कि 23 तारीख की बात थी। बौद्ध भिक्षु, पूज्य बौद्ध भिक्षु चंदिमा जी जो सारनाथ परिसर है वहां पर पूजा करने के लिए कुछ महाराष्ट्र से, नागपुर से कुछ लोग आए हुए थे और पूजा वंदना के लिए वो सारनाथ परिसर में एंट्री करते हैं और एंट्री के वक्त उन्हें रोक दिया जाता है कि आप यहां पर इस प्रकार से पूजा वंदना नहीं कर सकते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। पुलिस वालों को सूचना मिलती है, भंते जी वहां पर धरने पर बैठ जाते हैं। आप सभी लोगों ने वीडियो देखा होगा, आपके पास तक वीडियो पहुंची होगी। नजदीकी जो थाना होता है उसकी एसएचओ वहां पर आता है और जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है उसके सुपरिंटेंडेंट कोई है वो भी वहां पहुंचते हैं। एक लेटर के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से उन्हें सूचित किया जाता है कि सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है, ऐसा कानून ला दिया है जिसके तहत ऐसा प्रावधान है कि अगर आप उस परिसर में घुसते हैं तो आपको परमिशन लेने की जरूरत है। मतलब एक मजाकिया जो है आदेश कह लीजिए। और हमने उस आदेश के बारे में जाना और समझा तो उस आदेश में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि अगर आप परिसर में आते हैं पूजा वंदना के लिए तो आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें उसमें एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि पूजा अलाउड है, लेकिन असंगत अगर पूजा होती है, असंगत का मतलब पूजा के विपरीत कोई भी एक्टिविटी होती है तो निश्चित तौर पर उस पर बैन लगाया जाए। लेकिन बड़े ही विद्वान हमारे अधिकारी लोग वहां पर मौजूद हैं, पुरातत्व विभाग के जो सीनियर अफसर वहां पे मौजूद हैं, डीएम मौजूद हैं या जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं। शायद उनको पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता या डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं कि उन्हें वो लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब ये है साथियों, योगी आदित्यनाथ जी लगातार अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और उसमें भी अपना मुद्दा इन्होंने बनाया कि हमने जो है गुंडागर्दी को खत्म कर दिया है और चारों तरफ जो गुंडों का माहौल हुआ करता था उस गुंडे के माहौल को हमने खत्म कर दिया है। और इससे आप कितने प्रतिशत सहमत हैं ये तो आप ही जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं 1 भी % सहमत नहीं हूं। साथियों, क्या होता है कि जहर जब किसी को दिया जाता है, मीठा जहर अगर आप दे रहे हैं, बहुत प्यारा है, बहुत टेस्टी है और आप मर रहे हैं, कुछ दिन में वो मीठा जहर भी खाने से आप मना करेंगे। तो जहर का जो टेस्ट है वो अगर बदल दिया जाए तो बहुत आसानी से लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि नई क्वालिटी, नई वैरायटी का जहर आ गया है। सेम वैसा ही है
इस देश में, इस प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वो गुंडागर्दी ट्रांसफर हो गई है। पहले बिना लगाम के जो है गुंडे हुआ करते, आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि गुंडे कहीं चले गए हैं, लेकिन जो छोटे मोटे गुंडे हुआ करते थे, जो योगी आदित्यनाथ से टाई अप नहीं होता था जिनका, वह लोग भी फ्रीडम के साथ घूमते थे। आजकल अगर गुंडा आपको बनना है, आपको गुंडागर्दी करनी है, तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ से परमिशन लेनी पड़ेगी और उनके संपर्क में रहना पड़ेगा। मतलब एक गुंडों का महाराजा एक गुंडा बन गया है। तो अगर उनके संपर्क में रह करके ये काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और आपको ईमानदार भी साबित कर दिया जाएगा, बहुत अच्छा आपको साबित कर दिया जाएगा। मतलब आप गुंडों की कैटेगरी में नहीं आएंगे। दूसरी चीज कि देश में अब गुंडों की जो जिम्मेदारी है, गुंडागर्दी की जो जिम्मेदारी है, वो पुलिस डिपार्टमेंट और जो आला अधिकारी लोग होते हैं उनको दे दिया गया है। क्योंकि ये प्रोसीजनल आपको लगता है, अगर कोई अधिकारी बदतमीजी कर रहा है, आपके नियम कानून के खिलाफ जा रहा है, ऑन द स्पॉट आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि जो उसको तुरंत दंड मिले। आपको कोर्ट जाना होगा, कचहरी जाना होगा, तमाम सारी एक्टिविटीज होती हैं। उन एक्टिविटीज के तहत अगर आप जाओगे तो निश्चित तौर पर उसमें समय लगेगा, तब तक वो अपना काम कर चुके होंगे। तो साथियों, आपको बताएं कि आज देश के अंदर, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी थाना अध्यक्ष हैं, जितने भी आईपीएस अधिकारी हैं, मीन्स कप्तान महोदय हैं, जिला लेवल के या डीएम हैं, उनको इस तरीके से सिलेक्ट करके बिठाया गया है। इस तरीके से उनको मतलब पहले से ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप सिर्फ हमारे आदेश का पालन करोगे, आपके लिए संविधान मीन्स भारतीय संविधान से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि उस पेपर में लिखा हुआ था कि पूजा से असंगत कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन पूजा से असंगत ही बुद्ध जो भिक्षु थे, भिक्षु जी थे, बनते जी, उनको पूजा से असंगत मान लिया गया है। मीन्स अगर हम जाएंगे वहां पर अगरबत्ती, मोमबत्ती या जो भी लोगों का एक माध्यम होता है, मैं तो खैर इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता हूं अगरबत्ती मोमबत्ती को, लेकिन मान लेते हैं कि लोगों का जो तौर तरीका होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का या आराधना साधना करने का, अगर वो लेकर के जा रहे होते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए था, लेकिन वहां पर रोका गया। इसका मेन कारण आप समझ रहे होंगे कि दो कारण है। एक कारण तो ये है कि पूरे भारत में अगर बुद्ध की बात करें, भगवान बुद्ध की बात करें, तो पूरे भारत का जो नाम विश्व में जाता है वो भगवान बुद्ध की वजह से जाता है। भगवान बुद्ध के बनाए गए नीति नियम कानूनों या भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान का जो आधार है वो कपिल वस्तु के आधार को, कपिल वस्तु के आधार को मीन शासन प्रणाली को कंसिडर करता है। सम्राट अशोक की शासन प्रणाली को कंसिडर करता है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रणाली को कंसिडर करता है, और भगवान बुद्ध की जो नीति नियम कानून है वो सारा का सारा आपके संविधान में समाहित है। और ऐसे कुछ लोग हमारे देश में हैं जो इस समय शासन सत्ता में हैं, जो ना तो भारतीय संविधान मानते हैं, ना भगवान बुद्ध को मानते हैं, ना सम्राट अशोक को मानते हैं, और ना ही न्याय व्यवस्था को मानते हैं, ना ही आपकी खुशहाली को मानते हैं। वो उस कंसेप्ट पे चल रहे हैं कि खुद जो है हर चीज पर उनका मालिकाना हक हो और आपका लगातार शोषण हो और आप दबे और कुचले बने रहें। इसलिए भगवान बुद्ध की इस विचारधारा को पूर्णतया मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, पूर्णतया मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो लगातार तो इस मुद्दे पर काम ही कर रहे हैं। लेकिन हम और आप की क्या जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी हम और आप निभा नहीं पा रहे हैं। अगर आपने प्रैक्टिकली कहीं देखा होगा, कोई आपकी जमीन और जायदाद अगर कहीं पर हो और अगर आप उसकी परवरिश नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, आना जाना नहीं करेंगे, बाउंड्री नहीं लगाएंगे या तमाम प्रकार की और एक्टिविटीज होती हैं, अगर वो काम आप नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर पड़ोसी देख करके आपको जमीन को वो लोभ और लालच में एन केन प्रकार जब देखेगा कि ये जमीन लावारिश पड़ी है तो एक ना एक दिन उसको कब्जा कर ही लेगा। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आते रहते हैं। तो सेम ऐसी ही कंडीशन जो है बौद्ध समुदाय के लिए है। इसमें बहुत सारी कमियां भी हमें देखने को मिलती हैं। एक तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये राजनीतिक पार्टियां देश की वास्तविकता पर अपना वक्तव्य नहीं देती हैं।
ये दिन भर जो मीडिया वाले होते हैं, खैर वो तो मीडिया बिकाऊ हैं, लेकिन जो बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, स्पेशली SC ST OBC की अगर मैं बात करूं, तो उनको खुल करके इन पॉइंट को लेकर के समाज के बीच में आना चाहिए। लेकिन उनको ये लगा रहता है कि कहीं अगर हम वास्तविकता पर बात कर देंगे, भारत देश के वास्तविक इतिहास पर बात कर देंगे, तो देश के अंदर जो है बुद्ध समुदाय को मानने वाले लोग, सच्चाई को मानने वाले लोग चंद हैं, और सच्चाई को मानने वाले लोग, बौद्ध समुदाय को मानने वाले, बुद्ध धम्म को मानने वाले लोगों की संख्या अगर कम है तो उनकी रोजी और रोटी छिन जाएगी। ये मतलब इनका भ्रम है, ऐसा ये सोचते हैं। और इसीलिए कितना भी आपके ऊपर आतंक हो जाए, बुद्ध धम्म अनुयायियों के ऊपर आतंक हो जाए, कितना भी अत्याचार होगा, लेकिन ये बोलने वाले नहीं हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, ये है कि इन लोगों के भरोसे आपको रहने की जरूरत नहीं है। नेता बोले और या ना बोले, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, मेरा हाथ जोड़ के अपील है। और जो भी चीजें हैं देश के अंदर, पूरा का पूरा भारत देश हमारा है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के उत्तर प्रदेश में और हमारे देशवासियों में कोई इस बात का आभास नहीं होता, ना तो वो सर्च करने का प्रयास करते, ना देखने का प्रयास करते हैं। और दिन भर भी जो योदी मीडिया या गोदी मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाता है, उसी में लगे और लिपटे रहते हैं। आपको पहले से ही पता होगा कि भारत देश का जो संविधान, भारत देश का जो तिरंगा झंडा, धम्म चक्र और भारत देश का जो सम्राट अशोक की लाट है, 3 चीजों से इस भारत देश की पहचान होती है। और आज वर्तमान में भारत देश का जो राजधर्म है वो बौद्ध धम्म ही है। तो कुछ षड्यंत्रकारी इसके पीछे लगे हुए हैं और लगातार इसको मिटाना चाहते हैं। और वे डायरेक्ट आप पर अटैक नहीं करेंगे, ये भी खास बात मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट ना तो आपको रोकने आएंगे, ना हाथ पकड़ने आएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली जितना उनका प्रयास होगा कूटनीतिक तरीके से, वो प्रयास करेंगे और आपको डिमोरलाइज करने का प्रयास करेंगे। कभी हमें दबाएंगे तो कभी आपको दबाएंगे, कभी हमारे बौद्ध भिक्षुओं को दबाएंगे, या कभी किताबों के माध्यम से जो है गलत स्टोरी पेश की जाती है, या मतलब जो भी उनके पास हथकंडे होते हैं वो हथकंडे लगाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो निश्चित तौर पर ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आगे बढ़ करके इस मुहिम को अपनी जिम्मेदारी समझें और इन आतताइयों से लड़ने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए हम अंतिम मोमेंट तक लड़ाई लड़ें। साथियों, अभी आपको मैं बताऊं कि जैसे सारनाथ में आपने देखा कि इस तरीके का फाउंडेशन है, वहां पर अंदर जाने के लिए टिकट भी लेना पड़ता है। और पूरा का पूरा जो संरक्षण है वहां पर पुरातत्व विभाग का है। और सच्चाई आपको पता है कि अयोध्या की लड़ाई हम ही लोग लड़ रहे थे, और खुदाई के दौरान अयोध्या में भी बुद्ध की ही विरासत मिली है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है। और मिलने के बाद वहां पर राम मंदिर बनाने की घोषणा हो गई। वहां पर पुरातत्व विभाग वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। समझिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब चाहे सही को गलत साबित कर दिया जाए या गलत को सही साबित कर दिया जाए। और आम जो नागरिक है उसको फुर्सत ही नहीं है राजनीति करने से। अगर आप राजनीति में चले भी गए तो आम नागरिक राजनीति से नफरत भी करने लगता है कि भैया मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हम तो अपना खाएंगे और अपने ही घर में बजाएंगे। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और ये बहुत कठिन सब्जेक्ट ये है कि आम जनता को समझाना, सही रास्ते पर लाना। और जो कोई भी सरकार नहीं चाहती, मोदी हो या केजरीवाल सरकार हो या कोई भी सरकार जो अभी तक रही है, वो जनता को वास्तविक ट्रैक पे कभी लाने का प्रयास नहीं किया। अगर वो जनता को वास्तविक ट्रैक पे लाने का प्रयास किया होता तो निश्चित तौर पर अब तक ये देश बहुत आगे चला गया होता। तो साथियों, अयोध्या में पुरातत्व विभाग वालों ने कोई ताला नहीं लगाया है। वहां पे खुली छूट है, कोई टिकट की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की अन्य प्रकार की जरूरत मतलब व्यवधान नहीं है वहां पर। और खूब धड़ल्ले से जो है राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर इस देश के अंदर हिंदू वर्ग का मतलब, अब आपको क्या बताऊं, मैं उन टॉपिक पर ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो भी लोगों ने मतलब राम को स्थापित किया है या हिंदू की बात करते हैं, राम के प्रति उन्हें श्रद्धा और प्रेम है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग सम्राट अशोक के फॉलोअर हैं और सम्राट अशोक ने सर्वलोक हित में काम करने की प्रेरणा हमें दी है।
और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि आपको किसी धर्म की आलोचना करने की जरूरत नहीं है। सम्राट अशोक का उद्देश्य ये था कि जो भी जिस धर्म को आप मानते हो उस धर्म का प्रचार प्रसार करिए और किसी भी धर्म को अपने धर्मों से आहत मत करिए। और हम लोग चाहते भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं देश में अमन और शांति बनी रहे, हर व्यक्ति सुखी और संपन्न रहे। और एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी धर्म समुदाय के साथ अगर अत्याचार होता है, उसके अधिकारों का हनन होता है, उसके फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो 24/7 उसके साथ लग करके उन्हें न्याय दिलाने की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की है। आज देखा जा रहा है कि भारत में बौद्ध अनुयायियों, बौद्ध गुरुओं या बौद्ध समुदाय को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है और देश के अंदर एक जो है उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक की जयंती आती है, कोई छुट्टी नहीं होती है और यहाँ पे छोटे छोटे जो फेस्टिवल वगैरह आते हैं उन सब के लिए पूरा का पूरा छुट्टी हो जाती है। कोरोना काल में न जाने कितनी छुट्टियां हो गई, आए दिन अभी 7-8 दिन की छुट्टियां हो जाती जब नवरात्रि रामनवमी वगैरह लगती है। लेकिन जब सम्राट अशोक की बात आती है जिससे लोग देश प्रेरणा ले सके या देश में एक अच्छी विचारधारा जा सके, सम्राट चंद्रगुप्त की जयंती आती है या ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले की अगर बात आती है तो ऐसी जयंती पर छुट्टी नहीं होती है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा को पूर्णतः दबाने का प्रयास किया जा रहा है हर स्तर पे। और बड़ा ही चिंतन और मंथन का विषय ये है कि हम और आप लोग शांति से बैठे हुए हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन ये है कि हम लोग बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं और हमें अपने अधिकारों के लिए खुल करके विरोध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और तभी हम लोग इस देश में अपना अस्तित्व बचा पाएंगे। इसलिए मेरा सभी धम्म अनुयायियों से, सभी भारतवासियों से मेरा अपील है, निवेदन है कि 3 तारीख को अभी तय हुआ है, 3 अप्रैल को हम लोग उसी परिसर में मीन्स सम्राट अशोक स्तूप परिसर पूजा वंदना के लिए सामूहिक रूप से जाएंगे, पूजा वंदना ध्यान साधना करेंगे। और अगर उसमें कोई व्यवधान क्रिएट किया जाता है, चाहे वो डिपार्टमेंट के माध्यम से, चाहे वो पुरातत्व के माध्यम से या चाहे पुलिस प्रशासन या डीएम के माध्यम से, तो आगे का निर्णय उसी समय होगा। लेकिन अभी हम लोग शांतिपूर्वक ये चाहते हैं कि हमारा अधिकार, हमारा सम्मान इस राष्ट्र में सुरक्षित रहे और हम लोग किसी से किसी प्रकार का वैमनस्य या किसी प्रकार या किसी भी धर्म वर्ग समुदाय की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं। मेरा आप सभी से विनम्र अपील है, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो पार्टी है, अगर पार्टी वालों को जरा सी भी शर्म है तो, या जितने भी भिक्षु संघ हमारी आवाज को सुन रहे हैं, पूरे इंडिया में बहुत सारे भिक्षु गण हमारे संपर्क में हैं। अभी तो मैंने उनको फोन नहीं किया, लेकिन फोन एक को करूंगा मैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी करके आप लोग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। अगर आप आ सकते हैं तो निश्चित तौर पर अपने साथ 10, 12, 15 बौद्ध भिक्षुओं को, लोगों को लेकर के 3 तारीख को सारनाथ पहुंचना अति आवश्यक है। और किसी भी कारण से अगर आप नहीं जा सकते हैं तो सोशल मीडिया पर अपने पास पड़ोस में या व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से इस चीज को इतना फैला दीजिए कि पूरे इंडिया में इसका प्रचार हो जाए कि भारत देश के अंदर बौद्ध समुदायों को जो है टॉर्चर किया जा रहा है या उनकी भावनाओं को आहत किया जा रहा है, उनके पूजा पाठ करने के तौर तरीकों को भारत देश में रोका जा रहा है। ये बात बहुत अलार्मिंग रेट पर पहुंचना अति आवश्यक है। एक बात और बता दूं साथियों कि कई बार हम लोगों ने प्रयास किया और लगातार करते आ रहे हैं, जितना ही नेतृत्व की जरूरत इस देश को है सम्राट अशोक जैसे, उतना ही ज्यादा या उससे कहीं ज्यादा संख्या में, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है आप सभी का जागरूक होना और आप सभी का कदम से कदम मिलाकर चलना। उदाहरण के लिए एक सेनापति को ले लीजिए। सेनापति के पीछे अगर लाखों करोड़ों की भीड़ खड़ी हुई है
तो वह सेनापति रात दिन बिना खाए पिए लड़ सकता है। और अगर सेनापति के पीछे 10 लोग 15 लोग भी ना खड़े हों तो आप ये समझ जाइएगा कि वो सेनापति कितना भी खाया पिया हो, वो समझ जाइएगा कि वहीं पे गिरकर मर जाएगा। निश्चित तौर पर हमारी आवाज आपके समर्थन से क्रिएट होती है, आपके साथ और सहयोग से क्रिएट होती है। इसीलिए मेरा बार बार यही अपील है कि अपने अधिकार और सम्मान के लिए देखा और दाखी ना करें, घर से निकलने की आदत को थोड़ा बनाएं और महीने में 1 दिन का टाइम तो कम से कम दीजिए। अभी न जाने तमाम कितने आंदोलन करने पड़ेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आप सब लोग खुद ही जागरूक हैं और तैयारी कर लीजिए। जो भी संगठन इससे जुड़ना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमें संपर्क करें। और 3 तारीख को आप लोगों को सारनाथ पहुंचना अति आवश्यक है और कई सारे बौद्ध विहारों से जो भंतेगण हैं वे लोग भी पहुंच रहे हैं। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत और जय संविधान।